हाँ तो बेटा देखो, ध्यान से देखो, क्या था अपनी जो प्रॉपर्टी थी कि टेंजेंट ड्रॉ ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पर डायरेक्शन बता देगी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए पी पॉइंट पे, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, तो इस पी पॉइंट पे आप ऐसे टेंजेंट डाल लो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मेरे को इस क्यू पॉइंट पे चाहिए तो इस पे ऐसे टेंजेंट डाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। कोई दिक्कत समझ में आ गई? तीन प्रॉपर्टी, बेसिक्स प्रॉपर्टी याद रख लेना, ठीक है। चलो अब आ जाओ, चलते आगे। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, देखो मान लो, इससे पहले आपको सीखना पड़ेगा एक एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सिखाते हैं आपको, देखो क्या होता है एरिया वेक्टर, इधर सिखा देंगे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर होता क्या है, मान लो मेरे पास एक एरिया है, स्क्वायर है, इसकी 1 मीटर साइड ये है, 1 मीटर साइड ये है। तो अगर मैं आपको इसका एरिया निकालने को बोलूँ तो आप 1 सेकंड में निकाल दोगे, 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लग गई, एरिया वेक्टर, वेक्टर है तो बेटा इसकी डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर है तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी कि एरिया की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, या एरिया की डायरेक्शन कैसी होती है। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, एरिया वेक्टर आपकी लाइफ में आना शुरू हो गया है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये बात ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। कैसा होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। देखो मान लो ये मेरा हाथ है, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, इस पे मेरे को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। तो ऐसे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो दो साइन होते हैं बेटा, एक क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, और एक होता है डॉट, डॉट का मतलब होता है बेटा आउटवर्ड। तो जैसे में ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर है, इस पे ये इस प्लेन में, स्क्रीन वाली प्लेन में, तो इस पे मेरे को एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, मतलब ऐसे जाएगा, प्लेन से बाहर जाएगा, तो उसको मैं ऐसे दिखा दूंगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना, तो वो ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने कौन सा साइन यूज कर दिया है, डॉट, और अगर ऐसे हो तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, क्रॉस। कोई दिक्कत? तो एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया। एरिया वेक्टर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे आप आज तक आप निकालते हुए आ रहे हो, लेकिन वेक्टर है तो एक उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर दी गई है, जो कि डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स, is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी एक कोई किसी एरिया के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास कर रही है, वो भी कैसी, परपेंडिकुलर पास कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से सुनो, ये एरिया है, ये एरिया है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, कितने का एंगल बना रही है बेटा, 90 डिग्री का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास कर रही है एरिया के अंदर या नहीं कर रही, तो जितनी परपेंडिकुलर फील्ड लाइन पास करेगी किसी एरिया के अंदर, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान से सुनना, इसको दिखाते हैं ऐसे फाइव बी वाले साइन से, ठीक है। दूसरी बात ये होती है स्केलर क्वांटिटी, कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी,
अब देखो, मान लो मेरे पास एक एरिया ये है, इसकी साइड 1 मीटर है, और दूसरा एरिया ये है, इसकी भी साइड 1 मीटर है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें भी ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, क्रॉस से दिखाऊंगा, नीचे की तरफ जा रही है क्रॉस से। ठीक है, अब एक बात बताओ, कौन से वाले एरिया के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है? आप बोलोगे, अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए और दूसरे का नाम दे दूँ बी, तो आप बोलोगे कि ए के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो अगर मान लो मैं इसका नाम पी दे दूँ, इसका नाम क्यू दे दूँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ पी इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस ए वाले केस में एरिया तो देखो दोनों का सेम है 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन ए वाले केस में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है परपेंडिकुलर, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है किसी एरिया से परपेंडिकुलरली, तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब फाइव बी ए के अंदर इज ग्रेटर देन फाइव बी बी। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी फाइव ई से दिखाएंगे, बी से तो बेटा उसको दिखाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, ई से दिखाएंगे इसको, ई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाइव ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। एक स्लाइड ऐड करते रुको। दूसरा देखो, तो हमको एक बात तो पता लग गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा देखो, एक एरिया ये ले लेते हैं 1 मीटर, एक एरिया ये ले लेते हैं 2 मीटर। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखेंगे, मतलब जिस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड ए में जाएगा उसी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बी में जाएगा। तो बताओ किसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही है? आप बोलोगे बी के अंदर, तो इसका मतलब बी के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी के अंदर ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों का सेम था, मान लो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई है और इसमें भी ई है, तो अब की बार स्ट्रेंथ तो सेम है लेकिन एरिया अलग है। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो फ्लक्स भी ज़्यादा पास कर रहा है, तो मतलब फाइव ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फाइव ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो पहली इक्वेशन ये होगी और सेकंड इक्वेशन ये होगी। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को इक्वेट कर दें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है वो 1 होता है, तो फाइव ई इज इक्वल टू ई ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या है? एरिया वेक्टर। अब बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया वेक्टर भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर बेटा दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करने पे एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से समझाओ, वेक्टर थोड़ा बहुत याद होगा। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो उसको बोलते हैं क्या? वो दो क्वांटिटी के बीच में कैसा प्रोडक्ट रहा होगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट। तो फाइव ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है? वो कोस थीटा में खुलता है, तो ई ए कोस थीटा, एंड थीटा इज द
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। समझ में आ गई बात? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता है कैसे ओपन किया जाता है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, थोड़ा एक दो स्लाइड ऐड करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो। मान लो किसी प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने ऐसे अपना एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। कैसे है? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही थी, ऐसे एरिया आ गया, ऐसे एरिया आ गया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बेटा कैसे होगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। उसको मैं ए से दिखा दूँ, ए कैप। ए कैप यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ा रखा है बेटा किसमें? पहले वाले लेक्चर में, ध्यान से पढ़ना जाके। अच्छा, अब मेरे को बताना है कि अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया, ये जो एरिया है इसका एरिया ए है, तो टोटल फ्लक्स कितनी पास हुई इसके अंदर? तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जानते भाई हम तो बस। तो ई ए कोस थीटा, और थीटा किस किस के बीच का एंगल था? इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री का। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री तो सबको पता है कितना होता है? 1। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा केस ले लेते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई से डिनोट कर रहा हूँ मैं, और एरिया वेक्टर उस पर ऐसे डालते हैं। ठीक है, तो बेटा इस एरिया वेक्टर की तो डायरेक्शन ये होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऐसे, एक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मान लो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो अब की बार आप कैसे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? ई ए कोस थीटा। अगर इसका एरिया कितना है? अगर इसका एरिया कितना है? ए, तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ठीक है, थीटा गिवन होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जितना भी होगा वो गिवन होगा आपको, उसकी लोड नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को स्केलर प्रोडक्ट भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बेटा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाओ, एक स्लाइड ऐड करके वही बता देते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो बेटा दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, देखो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करने पे, दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करने पे स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो उसको हम उनके बीच में होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करने पे वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो उनके बीच में होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनो। इफ मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और ए वेक्टर बी वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पे कोई एक सी आ रहा है, और बट सी इज नॉट ए वेक्टर। सी क्या है? अपना स्केलर है। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या लगा देना? डॉट लगा देना। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपको क्या लगा देना? डॉट। और डॉट प्रोडक्ट को आप खोलते कैसे हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पे कोई सी वेक्टर आ रहा है, सी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे सी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा इनके बीच में ए और बी के बीच में आपको लगा देना है क्रॉस। ए और बी के बीच में क्या लगा देना है? क्रॉस। और क्रॉस प्रोडक्ट को आप ओपन कैसे करोगे?
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई होप जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट आ रहा होगा कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट, क्या इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, वो अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इजी से थोड़ा सा आप इसको समझ लेना, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। चले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा कुछ नहीं होता, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। मान लो इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, तो माइनस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू है, और ये कुछ दूरी से सेपरेट होते हैं, कुछ दूरी से सेपरेट होते हैं। मैंने मान लिया कि ये 2a दूरी से सेपरेट है। 2a क्यों माना, कैलकुलेशन इजी हो जाती है इसलिए मान लेते हैं। यहाँ से भी इसके सेंटर से इतनी दूरी a हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी a। अगर 2a ना मानते तो सेंटर से दूरी a/2 फ्रैक्शन में चली जाती बात, इसलिए 2a मान लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, टू equal and opposite charges separated by a small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई दिक्कत? अच्छा, एक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपको सीखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से दिखाते हैं बेटा पी वेक्टर से। तो पहले ही पता लग गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसकी डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी तो जहाँ पे भी आ जाए एकदम आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन होगी बेटा इसकी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, बहुत आसान सी चीज़ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम पी वेक्टर से दिखाते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू इनटू इन दोनों के दोनों चार्ज के बीच की दूरी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों चार्ज के बीच की दूरी, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, पढ़ो एक बार। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी। डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मान लो एक यहाँ पे प्लस क्यू है, एक यहाँ पे माइनस क्यू है। डायरेक्शन कैसे होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डाइपोल की वजह से। दो पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा आपसे, एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक एक्सियल पॉइंट पे, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। देखो मान लो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, मतलब ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। एक्सियल पॉइंट होता है बेटा जो साइड में पॉइंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। डाइपोल के साइड में जो पॉइंट बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट। मान लो पी पॉइंट। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, वो कैसे होते हैं बेटा, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से दूर तरफ जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो ऐसे होगा ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के तो पास में जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड था और नेगेटिव से रेडियली इनवर्ड, तो नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ जाएगा और पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ जाएगा। इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी बेटा 2a थी। ए दूरी यहाँ से थी, ए दूरी यहाँ से थी।
पी की दूरी इसके सेंटर से मान लो स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है सेंटर से, कोई दिक्कत। अब देखो अगर मैं निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो कितना आएगा बेटा, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये बताओ। आर दूरी ये रही, ए दूरी थी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अब मैंने उसी दिन बता दिया था जब फोर्स निकाला था कि अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसमें आपको नेगेटिव माइनस क्यू नहीं रखना है। माइनस क्यू माइनस चार्ज सिर्फ वेक्टर के अंदर क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, और कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। इसलिए नेगेटिव को माइनस, नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू मत रखना, सिर्फ क्यू रखना, उसका मैग्नीट्यूड रखना। तो के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता है ई नेगेटिव बड़ा है ई पॉजिटिव से, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, तो ई नेट के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ई नेट के लिए ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। मान लो एक कोई बॉक्स है, उसकी उस पर 10 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, 2 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप, 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8। इधर वाले में से इधर वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर है, तो नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, तो इसको माइनस करो, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब तो बेटा कैलकुलेशन ही है, के क्यू कॉमन ले लो इसमें से, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो इधर क्या आ जाएगा, आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR, इस माइनस साइन को भी अंदर ले जाना, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 AR। अब इसको देखो, आपने ए प्लस बी की आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आर माइनस ए आर प्लस ए का भी होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिख देंगे हम, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो ये कितना हो गया बेटा, के क्यू 4AR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो, अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के क्यू इंटू 2A इंटू 2R। 4AR को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2A इंटू 2R लिख सकता हूँ, तब भी 4AR ही हो जाएगा, क्योंकि अब ना बेटा Q इंटू 2A क्या दिख जाएगा मेरे को, P बनता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि बेटा डाइपोल मोमेंट क्या था, Q इंटू 2A, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बेटा, 2KP आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब चलते, रुको इसको उठा लेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे, या इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आपको नज़र आ जाए। देखो, अगर आर बहुत बड़ी हो बेटा ए से, मान लो आर 10 मीटर है, ए बहुत छोटी है 5 mm है, तो आर बहुत बड़ी है तो ए को नेगलेक्ट कर सकता हूँ आर के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही आर बहुत बड़ी है ए को नेगलेक्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2KP बाई आर की पावर 4, आर से कटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा 2KP/RQ, 2KP/RQ, समझ में आया, 2KP/RQ। अब देखो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। देखो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो देखो इधर की तरफ होगी, इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे होगी। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी डायरेक्शन में आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा था, तो इसी डायरेक्शन में आया, इसी डायरेक्शन में आया। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट
ड्यू टू ए डाइपोल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? सेम, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अगर ये प्रूफ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है बेटा, मैं दोबारा समझाता हूँ। अब चलते बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है? देखो, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, और बाइसेक्टर मतलब बीचों बीच। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सब क्या होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट। मान लो एक पी पॉइंट मान लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सब क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर उन्होंने आर दे रखी है, ये ए है, ये ए है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की दूरी हमने क्या मानते हैं? 2a। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये ड्यू टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसकी नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, रेडियल इनवर्ड, तो ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा। अब देखो, अगर मैं दूरी निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाली दूरी भी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर मैं ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालूँ तो कितना आ जाएगा? के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कटेगा तो ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकालना चाहूँ, ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन नहीं रखना है, माइनस क्यों नहीं रखना है? माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। तो के क्यू बाई ये भी क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब मेरे को एक चीज़ पता लग गई कि ई ड्यू टू पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई ड्यू टू नेगेटिव का मैग्नीट्यूड। इनको मैं ई मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? ई। अब देखो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। देखो, अगर मान लो कोई एक ये आर वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक थीटा, मान लो एक थीटा है, तो थीटा की डायरेक्शन में होता है कोस वाला कंपोनेंट आर कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में होता है आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। थीटा की डायरेक्शन में कोस वाला कंपोनेंट आता है, उसके परपेंडिकुलर में साइन वाला कंपोनेंट। अब देखो, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी ई के बराबर है, और ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी ई के बराबर है। तो अगर ये थीटा है, तो बेटा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी क्या रहा होगा? थीटा रहा होगा। ठीक है, अच्छा। इस नीचे वाले ई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ई साइन थीटा, ई कोस थीटा। इस ऊपर वाले ई के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे परपेंडिकुलर में, ई साइन थीटा, और इधर के क्या हो जाएगा? ई कोस थीटा। अब ये देखो बेटा, ये दोनों तो कट गए। कौन से वाले कट गए? ये वाले, क्योंकि दोनों तो सेम है। ई साइन थीटा ऊपर की तरफ, ई साइन थीटा नीचे की तरफ। मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ, 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ, दोनों कट गए। तो ई नेट कितना बचा? ई नेट कितना बचा बेटा? 2 ई कोस थीटा, मतलब ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू सॉरी 2 ई कोस थीटा। ठीक है, अच्छा। 2 ई की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू कितनी है? के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कोस थीटा की वैल्यू कौन से वाले ट्राइंगल में देखोगे बेटा? इस वाले ट्राइंगल में देखो ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल। कोस थीटा क्या होगा? बेस इंटू हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है बेटा यहाँ पे? ए। हाइपोटेन्यूस कितनी है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अच्छा। इसको हम लिख सकते हैं, देखो, के क्यू इंटू 2a लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की इसकी पावर 1 थी, और 1 में इसकी पावर 1/2, क्योंकि बेस सेम है तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। पावर ऐड कर देंगे, ठीक है ना? अच्छा, क्यू इंटू 2a को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? पी। तो ये हो गया बेटा के पी बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत? अच्छा। और अगर आर बहुत बड़ा है किससे? ए से, तो ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। तो ये क्या बचेगा बेटा? के पी
बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, इस 2 से 2 कटा तो बेटा बचा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के पी बाई आर। बट ये मैग्नीट्यूड तो सही है, बट ये वेक्टरली गलत है। वेक्टरली गलत क्यों है? देखो बेटा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे देखो फिगर में नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे होगी, और ई नेट की डायरेक्शन किधर आई? एक्स एक्सिस पे, राइट हैंड साइड पे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट है नहीं है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे माइनस आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल is opposite to the dipole moment, तो बेटा आज हम सिर्फ इतना ही करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, चलो।